नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली जो सूचना है, उत्तर प्रदेश में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो 2020 में नया विज्ञापन जारी होना था उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर है। यहां पर आप देख रहे हैं नए सिलेबस पर होगी भर्ती परीक्षा। यूपीएचईएससी में रिवाइज किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 6 साल पुराना सिलेबस। तो दोस्तों, जो नई भर्ती होगी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसका सिलेबस चेंज किया जा रहा है और नए सिलेबस के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी। और ये भर्ती प्रक्रिया पूरे 2016 पदों के लिए होगी, ना कि 3900 पदों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए यूपीएचएससी में सिलेबस रिवाइज किए जाने का काम चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पूरी करनी है। इसके पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसके बाद लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू कराकर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। नियमों के तहत हर 5 साल में भर्ती का सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया था और इससे पूर्व वर्ष 2014 में सिलेबस रिवाइज हुआ था। उसी सिलेबस के आधार पर 2016 में जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। 5 वर्ष में पाठ्यक्रमों में काफी बदलाव आ चुका है। आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करना है। यह भर्ती तकरीबन 47 विषयों में होनी है। ऐसे में आयोग 6 साल बाद भी इन सभी विषयों का सिलेबस रिवाइज कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगली भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रस्तावित है। आयोग नई भर्ती के विज्ञापन के साथ संशोधित सिलेबस भी जारी करेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि आयोग अपने स्तर से सभी तैयारियां पूरी करने में लगा है और सिलेबस भी रिवाइज किया जा रहा है। विशेषज्ञों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग की ओर से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ईश्वर, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि ये विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी कर दें, क्योंकि ये जल्द से जल्द वाली जो लैंग्वेज है ये हम 2 साल से सुनते चले आ रहे हैं और आज तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ये सिलेबस पाठ्यक्रम बदलने के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ लीपापोती है और विज्ञापन को लेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फंसा एजेंसी चयन का विज्ञापन। आयोग ने कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए एजेंसी चयन का विज्ञापन जारी किया था। अब इस विज्ञापन को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल उक्त वक्त एमएलसी चुनाव की आचार संहिता लागू थी। ऐसे में विज्ञापन जारी किया जा सकता या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। मामले में आयोग ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश मांगे हैं। अगर प्रशासन की ओर से नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू करने में देर हो जाएगी। अब देखिए, विज्ञापन ये निकालते, छात्र फॉर्म भरते, एग्जाम लेट होता, ये तो एक कोई बात ठीक है, एक चल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर एजेंसी चयन का भी विज्ञापन इनका फंसता नजर आ रहा है। तो इससे आप समझ जाइए कि सीधे सीधे विज्ञापन को लेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेबस रिवाइज होने से फायदा क्या है? फायदा कहीं कुछ नहीं है, वैकेंसी लेट होगी, नुकसान ही नुकसान है। विषयों का सिलेबस रिवाइज होने से नए अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही नए पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुराने अभ्यर्थियों को रिवाइज सिलेबस के आधार पर नए सिरे से तैयारी करनी होगी। क्षैतिज आरक्षण को लेकर फिर पेच। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने से पहले
क्षैतिज आरक्षण को लेकर फिर से पेच फंस गया है। निदेशालय की ओर से आयोग को पत्र भेजकर कहा गया है कि वह अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण कर ले, जबकि आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। आयोग की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर कहा गया है कि आरक्षण का निर्धारण विभाग करते हैं। इसके साथ ही आयोग ने निदेशालय को आरक्षण निर्धारण के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं ताकि मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो और आयोग विज्ञापन जारी कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट पहला है कि विज्ञापन 2016 पदों के लिए जारी किया जा रहा है। ये पूरी तरह से विवादित है। विज्ञापन पूरे 3900 पदों के लिए जारी किया जाना चाहिए। दूसरा, भाषा एजेंसी चयन का विज्ञापन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर किसी भी सूरत में वैकेंसी को लेट किया जा रहा है और इनका एजेंसी चयन का जो विज्ञापन था वो भी यहाँ पर फंसता नजर आ रहा है। फिर अगली बात, सिलेबस रिवाइज होने से फायदा कुछ नहीं। सिलेबस रिवाइज कर वैकेंसी को लेट किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर फिर फंसा पेच। साल भर से आरक्षण का निर्धारण आयोग और निदेशालय और सरकार मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? किस लिए आयोग बने हैं? अध्यक्ष और सदस्य किस लिए बैठे हैं? ईश्वर और वंदना किस लिए बैठी हुई हैं? ये निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। अब तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक दिन पूरे प्रदेश से जो भी विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पूरी अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र निदेशालय और आयोग का घेराव करें, तब जाकर के विज्ञापन जारी होगा। वैसे विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र हैं, बनना तो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं, किंतु वो रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। फेसबुक में 10x10 के रूम में बैठ करके लंबरदारी करते हैं, किंतु बाहर वो निकलना नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें एक सीट चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें भी 100 सीट नहीं चाहिए, एक सीट हमें भी चाहिए। किंतु अधिक से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है यदि, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि रूम से निकलिए, बाहर निकलिए, ट्विटर अभियान छेड़िए और इस तरह से विज्ञापन जारी कराने को आपको प्रयास करना होगा, वरना विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगली खबर है, नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें से 34 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है। सबसे अंत में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों का परिणाम जारी किया गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उच्च शिक्षा निदेशालय भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं कराई जा सकी है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, आज तमिलनाडु केरल के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान बुरेवी। बुरेवी तूफान कहां से टकराएगा? तमिलनाडु और केरल से टकराएगा। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बीए में 366, एलएलएम में 128 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिया दाखिला। इसके बाद अगली खबर है, बीए तृतीय वर्ष की मार्कशीट का वितरण आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष 2019-20 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। 4 दिसंबर से संबंधित इकाई से मार्कशीट का वितरण किया जाएगा। परीक्षार्थियों को मार्कशीट प्राप्त करने के लिए मूल फीस रसीद प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के सत्र 2019-20 में जो छात्र छात्राएं स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रक्रिया पूर्ण करके अपना आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ 5 से 20 दिसंबर तक एफसीआई भवन में संबंधित पटल पर जमा करें। अगली खबर है, राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा 13 दिसंबर को प्रयागराज के 5 जनपदों में आयोजित की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, एनसी वेब की स्पेशल कट ऑफ जारी। मिरांडा हाउस की सर्वाधिक 85%, अदिति कॉलेज की सबसे कम 58%। यहां पर आप देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड के में दाखिले के लिए स्पेशल कट ऑफ बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। बीकॉम में सर्वाधिक कट ऑफ मिरांडा हाउस में ने सामान्य श्रेणी के लिए 85% निकाली है, जबकि अदिति कॉलेज ने सबसे कम 58% कट ऑफ निकाली है। 6वीं और 7वीं कट ऑफ के दाखिले का शेड्यूल जारी। इसके बाद अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती, ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में अंतर। यहां पर आप देख रहे हैं, दूसरे चरण की काउंसलिंग अलग
अलग जिलों से जनपदीय समिति की जांच में पकड़ में आ रही गड़बड़ी, इसी वजह से अब तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर मूल प्रमाण पत्रों और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी सामने आई है। पूछताछ में अभ्यर्थी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी पहले चरण की काउंसलिंग एवं पहली बार 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जारी करते समय भी मूल प्रमाण पत्रों एवं आवेदन में अलग अलग जानकारी होने पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है। वहीं अभ्यर्थी अब तक 31,277 में चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र हासिल नहीं कर सके हैं। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस समय आवेदन करते समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाण पत्रों में जो जानकारी दी थी उससे इतर ऑनलाइन आवेदन में जानकारी भर दिया था। चयन के बाद अभ्यर्थियों को जांच अपनी गलत संज्ञान में आई तो उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। निराश होने के बावजूद कुछ अभ्यर्थियों ने 31,277 अभ्यर्थियों वाली सूची में नाम आने पर काउंसलिंग भी करवा ली। काउंसलिंग के बाद जब इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई तो ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र अलग अलग हो जाने के कारण नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया गया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थी सचिव के आश्वासन पर माने। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती को संशोधन करने के लिए 2 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में वार्ता के लिए एवं उनके आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 36,590 पदों में जिले में 3 में से 2 ने कराई काउंसलिंग। इलाहाबाद में 3 लोगों को काउंसलिंग करानी थी किंतु 2 लोगों ने ही कराई है, एक पद खाली रह गया है। टीटी फरवरी में एनआईसी की हरी झंडी के बाद कार्यक्रम होगा जारी। प्रदेश की राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा फरवरी में होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एनआईसी को टीटी के ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को फरवरी मार्च में टीटी कराने की मंजूरी दे दी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टीटी है वो फरवरी मार्च में होगी और इसकी मंजूरी दे दी गई है। और प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एनआईसी की ओर से उनका सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ ही आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। एनआईसी को इसके प्रस्ताव के लिए भेजा गया है। एनआईसी की हरी झंडी मिलने के बाद टीटी में आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। तो दोस्तों जो टीटी 2020 है अब की बार आजीवन मान्य रहेगी। साथ ही साथ इसकी आवेदन की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बहुत ही जल्दी घोषित की जाएगी, अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है। इसके बाद अगली खबर है CISC बोर्ड ने आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति मांगी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से 4 जनवरी से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि स्कूल खोलने पर इस समय का उपयोग प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, SUPW और शंका समाधान कक्षाओं के लिए किया जा सकेगा। इसके बाद अगली खबर है 37 अभ्यर्थियों ने कराया प्रमाण पत्रों का सत्यापन। MLN मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के टेलीमेडिसिन कक्ष में नीट काउंसलिंग के दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को 37 अभ्यर्थियों ने शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया। नोडल अधिकारी डॉक्टर देवाशीष शर्मा के मुताबिक नीट की स्टेट रैंकिंग 10,000 से 15,000 तक के सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कुल 37 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है ग्रुप डी भर्ती परीक्षा से 2 अभ्यर्थी डिबार। रेलवे में दिव्यांग कोटे के तहत ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया गया है। इन दोनों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह साल भर को बैठाया था। बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर दोनों अभ्यर्थी डिबार कर दिए गए हैं। दरअसल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की ओर से दिव्यांग कोटे में भर्ती की जा रही है। इसकी लिखित परीक्षा पिछले वर्ष हुई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को अब नियुक्ति दी जा रही है। पिछले माह 25 नवंबर को 6 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया था। इनमें 2 ही उपस्थित हुए। दोनों अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच हुई तो एक के अंगूठे का मिलान और दूसरे जो आंखों से दिव्यांग था उसने अपने भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठा दिया था। फिलहाल दोनों ही अभ्यर्थी RRC चेयरमैन ने डिबार कर दिए हैं। इसके बाद अगली खबर है नर्सरी में दाखिले पर अगले सप्ताह तक लिया जा सकता है फैसला। स्कूल व अभिभावक को शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देश का इंतजार। नई दिल्ली की खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय की ओर से 1700 निजी स्कूलों में अगले वर्ष के लिए नर्सरी दाखिले को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करने
की वजह से दाखिला प्रक्रिया धर में लटकी है। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में अब तक नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं होना चिंताजनक है। इसके साथ ही स्कूलों में भी इसको लेकर के चिंता है। शिक्षा मंत्रालय की पहल, अब बच्चों की पढ़ाई में खिलौनों की बढ़ेगी अहमियत। सरकार के साथ मिलकर अमेजन इंडिया ने मुहिम का उठाया जिम्मा। टॉय हैकथॉन चैलेंज आयोजित कर युवाओं से मांगे सुझाव। बच्चों के जीवन पर खिलौनों के गहरे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने अब उन्हें इससे जोड़ने की पहल तेज कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर जोर दिया गया है। हालांकि इसमें खिलौनों को भारतीय संस्कृति और मूल्य के आधार पर तैयार करने की बात कही गई है, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर अमेजन इंडिया ने तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई हुई है। 23 असिस्टेंट कमांडेंट पद, अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2020 है और शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या समकक्ष। तो यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर दी गई upsc.gov.in, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इग्नू 22 असिस्टेंट रजिस्ट्रार एवं अन्य पद, यहाँ पर अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता, वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन होगा नो बैग डे, खेल खेल में सीखेंगे सबक। आंगनबाड़ी केंद्र पर को प्री प्राइमरी स्कूल में बदला जाएगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने और खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई कराने पर जोर दिया जाएगा। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। उस दिन विद्यार्थी बिना बस्ता लिए स्कूल आएंगे और खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से सीखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलाव को लागू करने के लिए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक किए जाने वाले बदलाव को लेकर एक समग्र रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलावों को लागू करने के लिए आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया निर्णय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में LLM में प्रवेश शुरू। और इसके बाद अगली खबर है, जनवरी फरवरी में देश में लगने लगेगा कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच यहाँ पर एक अच्छी खबर है। कल भी आपने देखा था कि ब्रिटेन में वैक्सीन बना ली गई है और ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा देश है जिन्होंने कोरोना की प्रथम बार वैक्सीन बना ली है। यहाँ पर भारत में भी जनवरी फरवरी में देश में कोरोना का टीका लगने लगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में इस महीने के अंत तक या अगले माह में जनवरी में कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा और इसे आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकेगी। इसके बाद अगली खबर है, मास्क नहीं लगाना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च अदालत ने कहा शारीरिक दूरी जैसे नियम भी कड़ाई से लागू किए जाएं। मास्क नहीं पहनने वालों को कम्युनिटी सर्विस के लिए कोरोना सेंटर भेजने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली की ओर से बताया गया कि कोरोना मरीजों की संख्या में आएगी कमी। अब सुनवाई 9 दिसंबर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिशा निर्देशों के पालन के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा है, मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन देश में लोग बेधड़क कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सेहत को होने वाले खतरे को मद्देनजर गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश पर रोक लगा दी है जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कम्युनिटी सर्विस के लिए कोरोना सेंटर भेजने का आदेश दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों का जिक्र भले नहीं किया, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भी कोरोना के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मास्क नहीं लगाने को दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक नया निर्णय आया है। यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो ये दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान के अनुसार किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए वह कोर्ट में शरण ले सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बेसिक शिक्षा में अवकाश के नाम पर देरी और शोषण। बेसिक शिक्षा विभाग
के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत या स्वीकृत करने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। प्रक्रिया और समय अवधि निर्धारित है कि कितने समय में अवकाश संबंधी आवेदन का निस्तारण होना है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका उल्लंघन हो रहा है। पोर्टल की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि अवकाश स्वीकृत करने के नाम पर देरी और शोषण भी हो रहा है। इसके बाद अगली खबर, बाल मनोविज्ञान के बारे में दी जानकारी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को समाप्त हो गया। 3 दिन शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, भारतीय अध्यापक को मिला 7.5 करोड़ का प्राइज। भारत में लड़कियों की शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने और पाठ्य पुस्तक में त्वरित प्रक्रिया कोड को आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 7.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वह महाराष्ट्र स्थित सोलापुर जिले के परित्तीवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। रंजीत ने अंतिम दौर में पहुंचे 10 उम्मीदवारों के बीच यह बाजी मारी है। यूनेस्को की साझेदारी में होने वाले वार्षिक बर्कले फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद काउंसलिंग के लिए छात्रों ने घेरा निदेशालय और नारेबाजी। चयन हुए कई दिन बीत गए लेकिन काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। इस पर चयनितों का धैर्य जवाब दे रहा। शिक्षा शास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला है। इसके बाद अगली खबर है, फर्जी नियुक्ति पत्र मामले की होगी जांच। सच्चाई का पता लगने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय गंभीर, दुरुस्त होगी व्यवस्था। यहां पर आप देख रहे हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने पर उच्च शिक्षा निदेशालय गंभीर है। निदेशालय ने नए सिरे से मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। राज्य सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।